जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। औरंगाबाद शहर में एजीएस आई हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। इस हॉस्पिटल में 1 माह के लिए आंखों का चेकअप मुफ्त में रखा गया है। यहां के डॉक्टर्स ने यहां के हॉस्पिटल के सुविधाओं के बारे में जानकारी दी है। पेशंटला एकाच छताखाली पूर्ण सेवा मिळते। प्रत्येक पेशंटला दोन्हीची सेवा इथं मिळते। त्या हेतूने आम्ही हे अरेंज केलेलं आहे। ठीक है, डॉक्टर बरीन आहे। जरूरी नहीं है कि उसमें भी अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। किसी में लेसिक से हम करते हैं, किसी में आईसीएल से करते हैं। तो वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो टेस्ट के बाद में पता चलती है। कुछ लोगों में एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है चश्मा हटाना, इसलिए वो चश्मा पहनना पड़ रहा है। कुछ अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके आंखों में, इसलिए उनको हम मना करते हैं। तो दोज आर मल्टीपल पैरामीटर्स जिसको देख के हम फाइनली डिसाइड करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चश्मा हटाने के लिए भी हमें प्री चश्मा हटाने वाला जो चेकअप होता है वो करना होता है। एंड इफ यू आस्क मी, अपने हॉस्पिटल में वो भी सुविधा है। अपन सारे चेकअप करके वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि चश्मा हट भी सकता है, नहीं हट सकता। अगर हटना है तो किस तरीके से हटेगा, कौन सी प्रकार के ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। जैसा देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, रेटिना जो पर्दा होता है पीछे होता है आँख के, और उसमें डैमेज होता है डायबिटीज़ की वजह से, सबसे ज़्यादा कॉमन है। और दूसरा, अगर बीपी भी कंट्रोल में नहीं होता है उसके कारण भी स्ट्रोक जैसा एक प्रकार पर्दे में भी हो जाता है कि खून की नली ब्लॉक हो जाती है और फिर सूजन दे देती है। डायबिटीज़ के स्पेसिफिकली आंसर ये है उसका कि 2 चीज़ें होती है। जो खून की नलियाँ नॉर्मल है वो भी लीक करना शुरू हो जाती हैं पर्दे में, सूजन दे देती है बहुत, उसकी वजह से विजन खराब हो जाता है। अगर उसका इलाज सही टाइम पे ना हो तो वो विजन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता। इसलिए मैं ये स्ट्रेस कर रहा था कि उसको बार बार चेक कराना है, 6 महीने 1 साल में, चाहे कोई प्रॉब्लम लगे या ना लगे, चेक कराना है। दूसरी चीज़, खून की खराब प्रकार की नलियाँ भी बनना शुरू हो जाती है एडवांस डिजीज में, और वो ब्लीडिंग करना शुरू कर देती है। अगर वैसे एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है तो फिर सर्जरी ही उसका इलाज बनता है। तो जो हम बचपन से सुनते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो ये डायबिटीज़ में बहुत अप्लाई होता है कि बार बार 6 महीने साल में चेकअप कराते रहें, ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही उसको पकड़ लें। अगर बढ़ जाती है तो फिर उसका इलाज आँख में इंजेक्शन लगाने और सर्जरी और लेज़र के थ्रू किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं, इलाज है अवेलेबल, मैं वही करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस तक लेबर कॉलोनी का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रशासन ने कल ये फरमान जारी किया है कि वहां पर रहने वाले लोग अपने घर के दस्तावेज प्रशासन को जमा करवाएं। दूसरी तरफ वहां के लोगों का कहना यह है प्रशासन के पास ये दस्तावेज पहले से ही मौजूद है, इसीलिए इस बात पर हमारा जाहिर निषेध है। हम हमारे दस्तावेज प्रशासन के पास जमा नहीं कराएंगे। देखना यह है कि लेबर कॉलोनी के लोगों के साथ क्या होता है। देखिए, प्रशासन का यह कहना है कि इनके घरों का पुनर्वसन करके इन्हें दिया जाएगा। इस पे जानते हैं यहाँ के रहने वाली एक महिला की प्रतिक्रिया। पुनर्वसन ज्यांचं केलं जातं की त्यांना राहायला सध्या घर नाही, काही नाही, रोडवर पडलेले आहेत, भिकारी आहे, रोड असं काही नाही ना। इथं सगळे मोलमजुरी करून खाणारे प्रत्येक माणूस हा त्या घरात आणि स्थायिक आहे। 2-2, 3-3 पिढ्या गेल्या त्यांच्या, आणि आम्ही स्वतः 25-25, 30-30 वर्षापासून राहतो। पुनर्वसन आमचं करण्याऐवजी कलेक्टर साहेबांनी त्यांच्या बिल्डिंगचं पुनर्वसन करावं, त्यांनी त्यांचं ऑफिस तिथे शिफ्ट करावं। जो मंत्री तिथे जाऊन बसलेला आहे, भिकारचोट गेलेली केस तो, आणि त्यांनी गोरगरिबाचं नुकसान करून त्यांनी परमिशनसाठी तिथं जाऊन बसलेला आहे। आता सध्या जो काँग्रेसचा झाला नाही, अशा शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळाने त्याला मंत्रिपद दिलं, अशा चोर भामट्याला लोकांनी निवडून तर काय, त्याने चपलानी मारलं पाहिजे। तो आता सध्याही आला ना तर मी त्याला चपलानी मारायची माझी तयारी, कारण की ते 300-400 लोक इथे राहतात आणि त्याचं स्वतःचं क्वार्टर इथं स्वतःचं क्वार्टर त्याचं इथं आहे। आणि जेव्हा तो काही नव्हता त्याने इथं लोकांचे मतं घेण्यासाठी लोकांना जवळ केलं, आणि आता पद घेऊन मंत्रिमंडळात जाऊन बसला। म्हणजे एकदम म्हणजे कुठलाच नाही, गेलेली केस आहे एकदम। आणि अशा माणसाला मंत्रिमंडळात शिवसेनेवाल्यांनी मंत्रिपद दिलंय। भूमाफिया म्हणजे भूमाफिया दलाल आहेत, पूर्ण भूखंडाची दलाली करणारे लोक आहेत ते, प्रशासन असो किंवा मंत्री लोक असो, अशा लोकांना यांची स्वतःची कारवाई केली पाहिजे।
की यांच्याकडे किती अशी संपत्ती आहे. यांचा अगोदर चौकशी लावा या मंत्री लोकांची, की जेणेकरून गोरगरिबांना हटवण्यापेक्षा यांची सगळी तपासणी केली पाहिजे. आणि त्यासाठी आम्ही इथं धरणे देऊन बसलेलो आहे आणि शेवटपर्यंत बसणार आहे. कुठलाही मंत्री हो, कुठलाही प्रशासक हो, कुठलाही अधिकारी हो की कलेक्टर हो, कलेक्टरनी आम्ही हलणार नाही इथून, म्हणजे बिलकुलच हलणार नाही. त्यांनी कुठले डॉक्युमेंट. तात्पर्य म्हणजे असं आहे की तुमच्या कॉलनीमध्ये मंत्री लोकांचे पण जागा आहे. मंत्री तेव्हा ते भिकारचोट होते, आता मंत्री झाले. इथं कॉलनीत राहून ते भिकारी होते, त्यांच्या चड्ड्याला थिगडं होते. आता त्यांना 4 चाकी लाल गाड्याचे दिवे भेटले आणि ते मंत्रिमंडळात जाऊन बसले. अशा चोर लोकांनी इथं येऊन हालचाल नाही करायला पाहिजे. त्यांनी त्यांची संपत्ती जपून ठेवा. चोरीची आहे, कोणाकोणाच्या नावावर आहे ते सगळं काढता येतं आणि त्यांची चौकशी लावायची आता उलट. ये तो थी एक बाजू, दूसरी ओर कुछ महिलाएं अपने घर के दस्तावेज लेकर जिलाधिकारी कार्यालय गई थी, लेकिन वहां पर बदले में उन्हें क्या दिया गया, आइए बात करते हैं उन्हीं महिलाओं से। मैडम, हम लोग गए थे वहाँ पे जिलाधिकारी ऑफिस के सामने, वहाँ पे जो मंडप लगा है, तो वहाँ पे इंक्वायरी के लिए गए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर है और क्या क्या लगता है, साथ में पूछने के लिए गए। तो उन्होंने बोला कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। तो हमने बोला कि हमें कैसे पता चलेगा, कुछ रिसीट ओसी वगैरह चाहिए ना कि आपको दिया है करके। तो वो बोल रहे कि वैसे कुछ मिलेगा नहीं, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। तो हमने बोला जब हम आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे दे रहे, आपका भी जेन्युइन वर्क है, आपका भी गवर्नमेंट का काम है, तो आपने हमको रिसीप्ट देना चाहिए, कम से कम कुछ स्टैम्प वगैरह मार के साइन करके कुछ पेपर। बोले वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने बोला कोई बात नहीं, आप नहीं देते कोई बात नहीं, आप हमारे साथ एक फ़ोटो हमारे मोबाइल पे लेने दीजिए ताकि हम सबको बता सके कि हमने ये आदमी के पास, ये अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट दिया है। तो वो बोल रहे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है और ये तो ऐसे मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो वगैरह। बाकी जो जेंट्स लोग थे जो डॉक्यूमेंट दे रहे थे उनको भी ऐसे ही बोला। वहाँ पे मिलिट्री फोर्स थी, पुलिस वाले थे, वो लोग ऐसे साइड में आ गए और सबको बोलने लगे कि चलो चलो। हम लोग वहाँ से निकल आए फिर। मतलब यहाँ मौजूद है, यहाँ पर एक समिति बनाई गई है, उसके प्रवक्ता से हम बात करते हैं। ये लोगों का कहना ये है कि प्रशासन जब इनके घर के दस्तावेज ले रही है तो उसका रिसीव कुछ भी दे नहीं रही है, तो इस पे ये लोगों को निषेध है इस बात से। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रवक्ता से। हमारा पहले तो उनका जो प्रस्ताव है, हमारे समिति के माध्यम से मैं ये घोषित करता हूँ कि इस प्रस्ताव को ही हमारा विरोध है। इसीलिए हमें उनका प्रस्ताव आना क्या नहीं आना क्या, रिसीट मिलना क्या नहीं मिलना क्या, इससे हमें कोई लेना नहीं। उनके इस प्रस्ताव को ही मेरा विरोध है हमारे समिति की तरफ से। खत्म। दिन ब दिन लेबर कॉलोनी के मुद्दे को नया मोड़ मिलते ही जा रहा है। कल प्रशासन की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि लेबर कॉलोनी में रहने वाले रहीवासियों को इनके घरों के दस्तावेज प्रशासन के पास जमा कराने होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब ये प्रशासन है तो इनके पास लेबर कॉलोनी का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इन पे इस बात पे इनका जाहिर निषेध है कि ये अपने दस्तावेज प्रशासन के पास नहीं जमा कराएंगे। तो आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं लेबर कॉलोनी के रहीवासी से। मैडम, हमारा आज समिति सुबह 11 लोगों की समिति बने गई। आज उपोषण का दूसरा दिन है। समिति ये निर्णय बहुत ही ज़्यादा इनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये घर के बेघर किए जाने वाले हैं, इस सोच से यहाँ के लोग बहुत ही डरे हुए हैं, इसीलिए इन सब में आक्रामक रूप आ चुका है। आइए देखते हैं प्रशासन इन है। कैमरामैन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, खड़की समाचार, औरंगाबाद। एसटी महामंडल के संप का आज चौथा दिन है। अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग कब तक भी तैयार है, तो देखना ये है कि प्रशासन क्या इस बार इनकी मांगों को पूरा करेगा। मेरा नाम मकरंद कुलकर्णी है। मैं यहाँ पर कंडक्टर बोल के काम करता हूँ और सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में से 250 के 250 डिपो आज पूरी तरह से बंद है, ठप है। हमारी लाल परी जो है वो पूरी तरह से हर डिपो में खड़ी है। और आपने कहा कि पैसेंजर को तकलीफ़ हो रही है, प्रवासी को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ़ तो कुछ दिनों के लिए रह सकती, लेकिन हमारी तकलीफ़ सालों से है।
उसके तरफ आज तक कोई भी शासन किसी भी पार्टी का हो, हम किसी पार्टी का एक पार्टी का नाम नहीं लेते, हर पार्टी ने हमारे तरफ आज तक कभी देखा नहीं है। कम वेतन के कारण हमारे 37 से 40 लोगों ने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन सी सरकार लेने को तैयार है? और इसके बारे में अभी तक एक भी शब्द उन्होंने किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचा नहीं। उस कुटुंबक वो जो फैमिली है उनको भी उन्होंने आज तक कोई राहत दी नहीं है। और हम जो ये कर्मचारी मिलके बैठे, ये कोई एक संगठन के नहीं है, एक मज़हब के नहीं है, एक जात के नहीं है, हम सब मिलकर यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ अपना आंदोलन आगे तक लेके जाने के लिए। और हमारी प्रमुख जो मांगनी है वो एक ही है, महाराष्ट्र शासन में विलीनीकरण। बाकी हमारे कोई मांगे नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं। और जब तक हमें महाराष्ट्र शासन में विलीन किया नहीं जाता तब तक ये हमारा आंदोलन आखिरी तक चलेगा। ये भले ऐसे कितने भी महीने लगेंगे तो भी हम डट के रहेंगे। और पूरे कामगार हमारे जो पूरे महाराष्ट्र से है इस बात को लेके बैठे हैं। सर, ये बात सही है कि अगर आप लोग का सम पीछे नहीं होता है या कुछ कारण से प्रशासन निलंबित करने की जो कार्रवाई है वो कर रही है, ये कहाँ तक सही है और ये बात सच है या नहीं? आपकी बात सही है। कल 376 लोगों को सस्पेंड किया गया है और आज सवेरे से भंडारा विभाग में भी 10 लोगों को सस्पेंड किया गया है आंदोलन में सहभागी होने के कारण। और अगर इनको लगता होगा कि आंदोलन करने से, सस्पेंड करने से या डिसमिस करने से हम डर जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। महाराष्ट्र राज्यातील एस.टी. कर्मचारी हा कोविड काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र लॉकडाऊनमध्ये घरी बसलेला असताना फक्त महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर सेवा बजावण्याचं काम केलं आहे। आणि प्रत्येक महाराष्ट्र शासनानं जेव्हा अडचणी आलं त्यावेळेला एस.टी. कामगारांनी त्याची भूमिका निभावली आहे, सरकारला मदत केलेली आहे। परंतु आता वेळ आलेली आहे सरकारने महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी एस.टी. कर्मचारी यांना मदत करण्याची। आणि आजपर्यंत करोडो रुपयाचं आम्ही 7.5% प्रवासी कर महाराष्ट्र शासनाला भरलेला आहे। तसेच वेळोवेळी मदत देखील केलेली आहे। त्यामुळे आता महाराष्ट्र शासनाने एस.टी. कर्मचाऱ्यांना शासनात विलीन करून घ्यावं व ज्या 34 आत्महत्या झाल्या आतापर्यंत यानंतर कुठल्याही प्रकारच्या आत्महत्या होऊ नये व त्यांचे संसार उघड्यावर येऊ नये हीच आपल्यामार्फत त्यांना मी विनंती करतो। तर सगळे पक्षाचे जे नेते आहे ते तुमच्यासाठी पाठिंबा द्यायला आता तयार आहे, तर आताच का सर? यापूर्वी असं झालं का नाही? प्रत्येक वेळी असं झालं आहे, जे विरोधात बसलेले त्यांनी प्रत्येक वेळी एस.टी. कामगाराच्या पाठीशी उभं राहिले। परंतु जेव्हा सत्तेत आली त्यावेळी ते संपूर्ण दिलेले आश्वासन, वचनपूर्ती हे सगळं विसरून गेलेले आहे। त्यामुळे आम्ही कुठलाही पक्ष राजकारण न ठेवता संघटनाविरहित हा संप चालू झालेला आहे। केवळ कामगारांनी हा संप आता चालू ठेवलेला आहे। त्यामुळे यात सर्व जाती धर्मपंथाचे सर्व पक्षाचे कर्मचारी या ठिकाणी आहेत। तर यानंतरच्या कालावधीत जर शासनाने आम्हाला मदत केली नाही, या पक्षाने आम्हाला मदत केली नाही तर आम्ही नक्कीच पुढच्या वेळी विचार करू व त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचं काम करू। सभी का कहना ये है कि दिवाली ये जो सन है इसके अंदर एसटी महामंडल ने संप कर सभी लोगों की परेशानी की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये लड़ाई इनकी हक की है और इस बार 22 संगठन मिलकर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सालों से ये लोग अदर डिपार्टमेंट से आधी कीमत में काम कर रहे हैं। इस बार इनका यही है शासनात विलीनीकरण। यही मांग को लेकर ये लोग का चौथा दिन है संप का। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कर्मचारी से और जानते हैं कि आज इनका क्या कहना है। पहिले तर 100% तुमचं धन्यवाद। आपण रोज येतात, आपलं सहकार्य आहे। जोपर्यंत आमचं विलीनीकरण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही। हा संप कोणत्याही युनियनचा नाही आणि त्यानंतर सर्व प्रवाशांची, आमच्या जे अन्नदाते प्रवासी त्यांची मी जाहीर माफी मागतो सर्व कर्मचाऱ्यासोबत किंवा एस.टी. करून की बाबा तुमची जे गैरसोय व्हायली याला आम्ही कारणीभूत नाही, याला कारणीभूत सरकार आहे। जर आमचं विलीनीकरण झालं तर तुमची जी होणारी गैरसोय ती उद्या सकाळीसुद्धा संपू शकते। रात्री जर सरकारनं विलीनीकरण जाहीर केलं तर आम्ही सकाळपासून आमच्या कर्तव्यावर हजर राहू। त्यामुळं सर्व प्रवाशांची सर्वप्रथम मी माफी मागतो एस.टी. कडून। धन्यवाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही ये लोगों की मांग है और यही ये लोगों
का फैसला है। शासनात विलीनीकरण एसटी महामंडल की ये मांग कब पूरी होगी भी या नहीं? कैमरामैन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, खड़की समाचार, औरंगाबाद। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।